हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर सर्कल। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हाइपरटेंशन के बारे में था। उसकी डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने आई बटन में ऊपर दे देता हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हाइपरटेंशन। मैं आपको पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ कुछ जनरल कॉम्प्लिकेशंस जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के में आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो सीएनएस में आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो रीनल सिस्टम में आते हैं और कुछ जो आइज़ में आते हैं। तो आज हम इनको बारी बारी से एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो सीएनएस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, TIA। ये क्या होता है दोस्तों? रैपिडली डेवलपिंग न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, यानी कि जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ड्यू टू एथरोस्क्लेरोसिस या फिर कोई थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाए ब्लड वेसल्स में, जो कि हाइपरटेंशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हमें देखने को मिलता है। तो पेशेंट में कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन होता है जिसमें कि ब्लड विजन होता है, स्लर्ड स्पीच होती है, पेशेंट बोल नहीं पाता है, पेशेंट को मसल नंबनेस होती है, उसके हाथ पैर सही से कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। और ये जो सिम्टम्स हैं ये फॉर लेस देन 24 आवर्स पेशेंट में प्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक। अब अगर ये सिम्टम्स मोर देन 24 आवर्स किसी पेशेंट में प्रेजेंट कर रहे हैं तब हम उसको बोलते हैं स्ट्रोक, कि ये जो पेशेंट है ये स्ट्रोक का पेशेंट है। इसमें वही न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शंस जो कि मैंने आपको ऊपर बताए वो मोर देन 24 आवर्स के लिए रहते हैं, वॉस्कुलर इवेंट्स की वजह से होते हैं जैसे कि एथरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एंड जो इवेंचुअली होता है हाइपरटेंशन की वजह से। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं जैसे कि हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा सेरेब्रल माइक्रो सर्कुलेशन होता है वो लीकी हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से। जाहिर सी बात है कि हम लोग हाइपरटेंशन पढ़ रहे हैं तो ब्लड प्रेशर की वजह से वो सेरेब्रल सर्कुलेशन बहुत ही लीकी हो जाता है, जिससे वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स का कंप्रेशन होता है। उस कंप्रेशन की वजह से पेशेंट को सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम्स आती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, कन्फ्यूजन की प्रॉब्लम आती है, लॉस ऑफ बैलेंस होता है। तब उसको हम कहते हैं हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी। एक और हम कॉम्प्लिकेशन देखते हैं जो कि हाइपरटेंशन की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कई बार जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ब्लड सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे लोकल सेल डेथ होने लग जाता है, जिसको हम इन्फार्क्शन भी कहते हैं। तो यही जो ब्रेन डैमेज हाइपरटेंशन की वजह से होता है कई लोकल पॉइंट्स पे ब्रेन में, उसको हम कहते हैं मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया। तो ये हमारा कुछ सीएनएस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन था हाइपरटेंशन की वजह से। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि सीवियस कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन क्या है, उसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। आप देखिए जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ऑर्टा में ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में सप्लाई के लिए, और अगर इसको अगेंस्ट हाई प्रेशर ब्लड पंप करना पड़ेगा तो जो इसकी मसल वॉल है वो थिकेंड हो जाती है। इसी को हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और ये ओवर टाइम अगर नहीं मैनेज किया जाएगा तो ये ओवर टाइम लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर की तरह भी प्रेजेंट कर सकता है, कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। जो दूसरा हमारा कॉम्प्लिकेशन है वो एथरोस्क्लेरोसिस है, जो कि हाइपरटेंशन की वजह से प्रेजेंट करता है। और अगर ये कोरोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व करेगा जो कि हार्ट को सप्लाई करती है, तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, इवेंचुअली उसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को कम हो जाएगी। और जब ये टिश्यू वॉल थिकेंड हो गई है तो इसका जो ऑक्सीजन डिमांड है वो ज़्यादा है, लेकिन एथरोस्क्लेरोसिस की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो कम है। तो ये जो एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है दोनों चीज़ों में, सप्लाई और डिमांड में, इसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करेगा इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में। और उसको चेस्ट में अक्सर कोई फिजिकल वर्क करने पर, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने पर पेशेंट को एंजीना पेक्टोरिस होगा। एंजीना उसके चेस्ट में एक शार्प पेन की तरह प्रेजेंट करता है, जिसको हम कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो ये वही है जो ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड के में डिसबैलेंस होने पर पेशेंट को प्रेजेंट करता है। और अगर फर्दर ये मैनेज नहीं किया जाए या अगर उसके हार्ट की सेल्स को ब्लड सप्लाई हाइपोपरफ्यूज्ड रहे तो पेशेंट को हार्ट अटैक भी पड़ सकता है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन।
अगर सेल्स को ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, वहाँ पे टिश्यू डेथ होंगे, जो वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रहता है हार्ट में, जैसा आप जानते हैं ऐसे नोड से एवी नोड, बंडल ऑफ हिल्स, परकिंजेस फाइबर एंड ऑल। तो उसमें अगर कोई डैमेज हो जाता है तो पेशेंट को एरिथमियास प्रेजेंट करते हैं। एरिथमिया क्या होता है, उसकी जो करंट सप्लाई है पूरे हार्ट में, ताकि ये पंप जो कर रहा है वो प्रॉपरली करता रहे, उसमें डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सडन कार्डियक डेथ का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें हाइपरटेंशन को इनिशियली मैनेज करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, कुछ फिजिकल वर्क को अपनी लाइफ में इंक्लूड करके। तो अब हम देखते हैं अपना थर्ड कॉम्प्लिकेशन, जो कि हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है, जिसमें रीनल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। आप देखिए पहला टॉपिक सेम, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो कि अगर रीनल वास्कुलेचर को इन्वॉल्व करेगा तो हमारी जो रीनल वेसल्स हैं वो नैरो हो जाएंगी, उसमें कुछ हैलिन चेंज हो सकता है, हाइपरप्लास्टिक चेंज हो सकता है, और अगर ये हो जाएगा तो हमारी किडनी की जो वेसल्स हैं वो हाइपोपरफ्यूज हो जाएंगी, किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। तो जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो इनिशियल कॉम्प्लिकेशन क्या आएगा, रेनिन का सेक्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो एंजियोटेंसिन 2 का फॉर्मेशन करेगा इवेंचुअली, और फर्दर बीपी को इंक्रीज करेगा। तो ये पहला कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा क्या है कि हाइपोपरफ्यूज्ड किडनी में ग्लोमेरुलर डैमेज होने लग जाता है। आप ये देख सकते हैं ब्लड यहाँ से आता है और यहाँ पर फ्लूइड और वेस्ट फिल्टर होता है, लेकिन अगर ये ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन बैरियर है ये अगर डैमेज हो जाएगा तो यहाँ पर फ्लूइड और वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन्स भी फिल्टर आउट हो जाएंगे, और पेशेंट को यूरिन में प्रोटीन्स पास आउट होंगे, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। और अगर ये क्रॉनिक हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक प्रोटीन लॉस होते रहेंगे, तो पेशेंट को एडिमा कंडीशन प्रेजेंट करती है, जिसमें पेशेंट को स्वेलिंग हो जाती है उसके पैरों में, उसके सेंट्रल एडिमा हो जाता है, उसके पेट में, बेली रीजन में उसको एडिमा बन जाता है, ये होता है। और ये अल्टीमेटली फिर ओवर टाइम रीनल फेलियर का एक कॉज बनता है, जिसमें कि पेशेंट की किडनी जो है वो फेल हो जाती हैं। तो हाइपरटेंशन की वजह से जो कि बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो रहा है। नेफ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल बताया आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से, हैलिन चेंज की वजह से, इसी को हम एक टर्म देते हैं जिसको कहते हैं नेफ्रोस्क्लेरोसिस, और ये इवेंचुअली किडनी फेलियर का एक रीज़न बन जाता है। तो ये है हाइपरटेंशन की वजह से किडनी में जो कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट को प्रेजेंट करते हैं। अब हम अगला कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, जो कि रेटिना को इन्वॉल्व करता है, आइज़ को इन्वॉल्व करता है। आप देखिए रेटिना में क्या होता है कि ग्रेड 1 की अगर हम बात करते हैं तो ग्रेड 1 में क्या होता है, जो रेटिनल आर्टीरियोल्स है वो एथेरोस्क्लेरोस्ड हो जाएंगे, उनकी थिकनिंग हो जाएगी, जिनकी वजह से जब हम उन पर लाइट डालेंगे तो उसमें हमको एक सिल्वर वायरिंग अपीयरेंस दिखेगी। वो जो आर्टीरियोल्स हैं वो शाइनी हो जाएंगे इन अपीयरेंस। फिर ओवर टाइम जब हम ग्रेड 2 रेटिनोपैथी की बात करते हैं तो ग्रेड 2 में क्या होता है, आर्टीरियो वेनस निपिंग नाम की कंडीशन आती है, जिसमें वो आर्टीरियोल्स और ज़्यादा थिकेंड होकर के वेन्स को कंप्रेस करने लग जाते हैं। जब वेन्स कंप्रेस होती हैं तो उसको हम कहते हैं आर्टीरियो वेनस निपिंग। अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रेड 3 में वो जो थिकेंड आर्टीरियोल्स हैं, हाई प्रेशर की वजह से उनमें कई जगह पे छोटी छोटी ब्लीड्स होते हैं, ब्लड लीक आउट होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेम्ड हेमरेजेस, और ये रेटिना के न्यूरोनल लेयर में होता है, जहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लेम्ड हेमरेजेस। अगर हम ग्रेड 4 की बात करें तो जो फ्लूइड लीक आउट हो रहा है, हेमरेजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से ऑप्टिक डिस्क की ब्लरिंग हो जाएगी, ब्लरिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, जिसको हम पैपिला एडिमा ऑफ द रेटिना भी टर्म देते हैं, और पेशेंट का जो विज़न है वो धीरे धीरे ब्लर हो जाएगा, और इवेंचुअली उसको विज़न लॉस भी हो सकता है विद हेमरेजेस, निपिंग एंड ऑल। इसका मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपके लिए तैयार किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क है, आर्टीरियोल्स हैं, वेन्स है, ये नॉर्मल रेटिना है। आप सेकेंड ग्रेड 1 में देखिए जो आर्टीरियोल्स हैं वो थिक हो रहे हैं कुछ वास्कुलर इवेंट्स की वजह से, जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हुआ, और जब हम इसमें लाइट डाल के इसको देखेंगे तो एक शाइनी अपीयरेंस देगा, जिसको हम कहते हैं सिल्वर वायरिंग अपीयरेंस। अब आप देखिए ग्रेड 2 में जो आर्टीरियोल्स हैं वो थिकेंड होकर के वेन्स को कंप्रेस कर रहे हैं, और ये कंप्रेस्ड वेन्स ही कहलाती है आर्टीरियो वेनस निपिंग। अगर हम ग्रेड 3 में जाते हैं तो आप देखिए कि जो आर्टीरियोल्स में प्रेशर हाई होने की वजह से कई जगह पे रेटिना में ब्लड लीक आउट हो गया है। इस लीकी ब्लड को हम कहते हैं फ्लेम्ड हेमरेजेस, जो कि रेड कलर के स्पॉट्स के जैसे प्रेजेंट करता है रेटिना में। हम ग्रेड 4 की बात करें तो जो फ्लूइड और ब्लड यहाँ पे लीक आउट हुआ है, जिसकी वजह से हमारी ऑप्टिक डिस्क आप देखिए
ये ब्लर हो रही है, ब्लरिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क विद फ्लेम्ड हेमरेजेस एंड आर्टेरियोवेनस निपिंग। इसको हम कहते हैं ग्रेड 4 रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जो हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट में प्रेजेंट करते हैं, आपको मैंने बताया। और अब हम एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हाइपरटेंशन आपको मैं बता चुका हूँ, लेटरल वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड प्रेशर की वजह से, अगर वो एक्सेस हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? ब्लड वॉल्यूम को अगर हम कम कर दें, तो ब्लड वेसल्स में फ्लो होने वाला ब्लड वॉल्यूम अगर कम कर दिया जाएगा तो इवेंचुअली उसके लेटरल वॉल पे लगने वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा और हाइपरटेंशन को हम मैनेज कर पाएंगे। दूसरा क्या तरीका है दोस्तों, ब्लड वेसल्स डायलेशन कर दें। अगर हम ब्लड वेसल्स को ही डायलेट कर देंगे तो उसको डायलेट करने की वजह से भी प्रेशर कम हो जाएगा। तीसरा टॉपिक जो है वो है सिंपैथेटिक ब्लॉकेट। अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दें, नॉरएपिनेफ्रिन को, एड्रेनालिन को ब्लॉक कर दें, तो हार्ट का जो फंक्शन है वो भी इनहिबिट हो जाएगा, प्लस ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाएंगी। तो जो मोटर पंप कर रहा है पाइप में ब्लड, वो भी कम होगा, उससे भी बीपी कम होगा, ब्लड वेसल्स फैलेंगी, उससे भी बीपी मैनेज हो जाएगा। जो हमारा चौथा तरीका है वो है रास ब्लॉकेट, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिनोजन के साथ मिलकर के एंजियोटेंसिन 2 एंजाइम बनाता है, वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, जिससे बीपी बढ़ता है। और अगर हम इस सिस्टम को इनहिबिट कर देंगे तो इवेंचुअली ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगी और हम बीपी को स्टेबलाइज कर पाएंगे। तो ये है हमारा आज का पूरा वीडियो। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।